everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा आज हम लोग करेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट। उससे पहले बता दूं बच्चा, मैक्रो का हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट है। सारे चैप्टर्स काफी डिटेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, तो आप आराम से टेंशन फ्री होके मैक्रो की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। वहां पर सारे चैप्टर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। प्लस नोट्स के लिए भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म हमारे पास में है अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक बंदा है जो काम करना चाहता है, मार्केट में उसको जो भी वेज रेट मिल रही है, जो भी वेजेस या सैलरी मिल रही है, उस पर वो काम करना चाहता है, काम करने के लिए वो एबल भी है, फिर भी उस पर्सन को काम नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन में बच्चा हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड, कि ये पर्सन बेरोजगार है, और इस सिचुएशन को बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, जब लोग काम करना चाहते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी उनको मार्केट के अंदर वेजेस और सैलरीज मिल रही हैं, उस वेजेस और सैलरी पर वो लोग काम करना चाहते हैं। दे आर विलिंग टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क, और वो काम कर भी सकते हैं, बट आर नॉट गेटिंग वर्क, बट फिर भी उन लोगों को अगर काम नहीं मिल रहा, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जब लोग मार्केट में जो वेज रेट चल रही है उस पर काम करना चाहते हैं, एंड आर एबल टू वर्क, काम कर भी सकते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। अब सेकेंड टर्म है वर्कर। भाई वर्कर क्या होता है? अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल who is engaged in some production activity। बच्चे कोई भी एक इंडिविजुअल जो किसी भी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा बंदा जो किसी तरह की कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, and contributes to GDP by rendering his services, और अपनी सर्विसेज देकर कोई प्रोडक्शन करके जीडीपी के अंदर उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी के अंदर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? वर्कर। कोई भी ऐसा बंदा जो किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, अपनी सर्विसेज देकर वो कंट्री का जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? वर्कर। अब बच्चे वर्कर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और एक होते हैं हायर्ड वर्कर्स। क्या समझे? वर्कर्स हमारे पास में टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर्स। बच्चे वो बंदा जो खुद का कोई बिजनेस कर रहा है या फिर खुद का कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है, उस बंदे को हम लोग बोलते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, इसने खुद ही खुद को काम दे रखा है। इस तरह के वर्कर को हम क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, यानी खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं खुद का इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, मैं खुद के इंस्टीट्यूट में खुद ही मैंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, तो बच्चा मैं क्या कहलाऊंगी? सेल्फ एम्प्लॉयड। वहीं अगर मैं खुद के इंस्टीट्यूट में ना कमा के मैं किसी स्कूल या कॉलेज में जाकर वहां अपनी सर्विसेज देती हूँ, बदले में मुझे सैलरी मिलती है, तब मैं क्या कहलाऊंगी बच्चे? हायर्ड वर्कर। क्या समझे? वो वर्कर्स who are engaged in their own business or profession, वो वर्कर्स जो खुद का कोई बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद का कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस या प्रोफेशन है, तो उन वर्कर्स को हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, क्योंकि उन्होंने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। वहीं दोस वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स, वो वर्कर्स जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दे रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स, वो अपनी सर्विसेज किसी और को देते हैं, एंड एज अ रिवॉर्ड गेट वेजेस, सैलरी, पेमेंट इन काइंड, और रिटर्न में उनको जो भी उनकी वेजेस है, सैलरी है, पेमेंट इन काइंड है, वो मिल जाता है। उन वर्कर्स को हम कहते हैं, ये क्या है? हायर्ड वर्कर्स। आती है बातें समझ में? तो बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर समझ गए, वो वर्कर्स जो खुद के बिजनेस में काम कर रहे हैं या फिर खुद के प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। वहीं वो वर्कर्स जो किसी और के यहाँ पर जाके किसी और को अपनी सर्विसेज देते हैं, बदले में उन्हें सैलरी और वेजेस मिलती हैं, उन वर्कर्स को हम कहते हैं हायर्ड वर्कर्स। Hired workers are classified as casual workers and regular workers। अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे, हायर्ड वर्कर्स को अलग से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है कैजुअल वर्कर्स
एंड सेकंड इज रेगुलर वर्कर्स। ध्यान से समझना बेटा, मैं अगर एक स्कूल में के अंदर जा रही हूँ और स्कूल के अंदर मेरे को मंथली सैलरी मिल जाती है, मैं वहां पर एक परमानेंट टीचर हूँ, तो मैं वहां पर क्या हूँ, रेगुलर वर्कर। क्या हूँ, रेगुलर वर्कर। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मजदूर जाते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें पर डे के हिसाब से पे किया जाता है कि भाई आज आया तो आज की सैलरी मिल गई, कल अगर वो वर्कर नहीं आएगा तो उसे कल की सैलरी नहीं मिलेगी। तो उन्हें डेली के अकॉर्डिंग वेजेस पे की जाती हैं। उन वर्कर्स को बोला जाता है कैजुअल वर्कर्स। अगर हम किसी जगह पर काम कर रहे हैं, वहां पर हम परमानेंट एम्प्लॉय हैं, परमानेंट पे रोल पर हैं, हमें हर तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन वगैरह, सिक्योरिटी बेनिफिट्स, तो हम रेगुलर वर्कर्स कहलाते हैं। वहीं वो वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वर्क करते हैं, बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, उन्हें पर डे के हिसाब से पे किया जाता है कि किसी दिन गए उसी दिन उनको वेजेस मिल गई, जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन उनको वेजेस नहीं मिलेंगी। इन्हें किसी तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, लाइक पेंशन नहीं मिलती, प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिलता। इस तरह के वर्कर्स को बोला जाता है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल का मतलब होता है कभी कभी होना। इन वर्कर्स को कभी कभी बुलाया जाता है जब प्रोडक्शन ज्यादा करना हो या फिर एकदम से ज्यादा काम आ जाए, तो ज्यादा काम करने के लिए इन वर्कर्स को बुलाया जाता है कैजुअली कभी कभी, और इन्हें पर डे के हिसाब से पे कर दिया जाता है। दे आर डेली वेजर्स। ये कौन होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं। इन्हें डेली के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। आज आओगे तो पे मिलेगा, नहीं आओगे तो पे नहीं मिलेगा। They are not hired by the employer on regular basis. एम्प्लॉयर इन्हें रेगुलर बेसिस पर हायर करके नहीं रखता। जब उसको प्रोडक्शन ज्यादा करना होता है तब वो इस तरह के वर्कर्स को बुलवाता है, इनसे प्रोडक्शन करवाता है और इन्हें पर डे के अकॉर्डिंग पे कर देता है। वही रेगुलर वर्कर्स, दे आर ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स। ये परमानेंट पेरोल पर होते हैं, ये परमानेंट वर्कर्स होते हैं जिनको मंथली अपनी सैलरी मिलती है। They are not given social security benefits. बेटा इन्हें किसी तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, इन्हें किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिलता। जबकि रेगुलर वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, इन्हें टाइम टू टाइम इनकी पेंशन भी मिलती है, इन्हें इनके प्रोविडेंट फंड का पैसा भी मिलता है। दे आर जनरली अनस्किल्ड वर्कर्स। भाई कैजुअल वर्कर्स जो कभी कभी जाते हैं, ये बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्कर वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पर आप लोगों ने देखा होगा जो मजदूर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, ये बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। इन्हें कभी कभी बुलाया जाता है जब भी काम ज्यादा करवाना होता है, पर डे के हिसाब से इन्हें पे कर देते हैं, इन्हें किसी तरह के कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो दे आर जनरली अनस्किल्ड वर्कर्स। वही रेगुलर वर्कर्स बेटा ऑफिसेस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो ये बेसिकली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियर वर्किंग इन द फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर एक इंजीनियर काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो वहां पर रेगुलर वर्कर है, उसे हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया। एक पर्सन जो काम करना चाहता है, काम कर भी सकता है मार्केट वेज रेट पर, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयड, और ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। वर्कर यानी कोई भी वो बंदा जो किसी तरह की कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है और जीडीपी के अंदर अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, वर्कर। वर्कर्स दो तरह के होते हैं। वो बंदा जिसने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, खुद का कोई बिजनेस या प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। वही वो पर्सन जो किसी और के यहाँ पर जाके काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है और बदले में उसे सैलरी या वेजेस मिलती हैं, उस पर्सन को हम बोलते हैं हायर्ड वर्कर। और हायर्ड वर्कर्स को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कैजुअल वर्कर्स एंड सेकंड इज रेगुलर वर्कर। यहां तक का क्लियर होता है। अब आगे है बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया। देखो बच्चा, इंडिया के अंदर जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा है। क्या समझे, जब हम इंडिया के अंदर रूरल एरियाज की बात करते हैं तो रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा हैं। देखो रूरल एरियाज के अंदर नॉन फार्म एक्टिविटीज बहुत कम है, यानी कि फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज है वो बहुत कम है, इसलिए लोग बाउंड हैं कि लोगों को अपने फार्म्स के ऊपर ही काम करना होता है। वहां की फीमेल्स, वहां के मेल्स ज्यादातर अपने फार्म्स, अपने खेतों पर काम करते हैं, यानी कि उन्होंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो इंडिया के अंदर रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लोग खुद के खेतों पर काम करते हैं। वहीं जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, जब हम शहरों की बात करते हैं, तो यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कि वो फैक्ट्रीज के अंदर जाके काम करें, वो ऑफिसेस के अंदर
जाके काम करें, वो दूसरों के यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हें सैलरी और वेजेस मिले। तो अर्बन एरियाज के अंदर हायर्ड वर्कर्स ज्यादा हैं, फिर चाहे वो हायर्ड वर्कर्स कैजुअल वर्कर्स हो, चाहे वो रेगुलर वर्कर्स हो, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या समझे, इंडिया के अंदर रूरल एरियाज के अंदर लोगों ने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, लोग खुद ही खुद के खेतों के अंदर काम करते हैं। तो इंडिया के अंदर रूरल एरियाज के अंदर तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा हैं। वहीं जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो यहाँ पर लोग शहरों के अंदर, ऑफिसेस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और अर्बन एरियाज के अंदर हायर्ड वर्कर्स ज्यादा हैं। इन अर्बन एरियाज पीपल लुक फॉर स्किल्ड जॉब्स इन ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज। वही बात है, अर्बन एरियाज के अंदर लोग स्किल्ड वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं, लोग ऑफिसेस और फैक्ट्रीज के अंदर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वेयर एज इन रूरल एरियाज पीपल वर्क इन ओन फैमिली फार्म्स, जबकि रूरल एरियाज के अंदर लोग खुद के खेतों के अंदर काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हैंस मोर वर्कर्स आर हायर्ड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज, और यही रीजन है कि अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादातर वर्कर्स हायर्ड वर्कर्स हैं, फिर चाहे वो कैजुअल वर्कर्स हो, चाहे वो रेगुलर वर्कर्स हो। वहीं इन रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब्स आर लिमिटेड, रूरल एरियाज के अंदर नॉन फार्म जॉब्स बहुत कम है, फार्मिंग के अलावा अदर एक्टिविटीज बहुत कम है। सो पीपल प्रेफर टू वर्क ऑन फार्म्स, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने फार्म्स, अपने खेतों के ऊपर काम करें। Hence more people are self-employed in rural areas, और यही रीजन है कि रूरल एरियाज के अंदर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा हैं, लोगों ने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, लोग खुद ही खुद के खेतों पर काम करते हैं। एंड लेस पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज के अंदर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कम हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर हायर्ड वर्कर्स ज्यादा हैं। अब इसी चीज को बच्चा हम लोग इस पाई चार्ट के थ्रू देखेंगे। जब हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं तो अर्बन एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स सिर्फ 38% है। क्या समझे, अर्बन एरियाज यानी कि शहरों के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स सिर्फ कितने हैं, 38% हैं। वहीं जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स 58% है, यानी कि अप्रॉक्स आप 60% लोग मान लो रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन्होंने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है अपने फार्म्स पर काम करके। अर्बन एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कितने हैं, 38% हैं। वहीं अर्बन एरियाज के अंदर 15% लोग तो क्या है, कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, और 47% वर्कर्स क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं। यानी कि ये 15% वर्कर्स और 47% वर्कर्स क्या है, हायर्ड वर्कर्स हैं, फिर चाहे वो कैजुअल हो, चाहे वो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हो। वहीं रूरल एरियाज के अंदर 58% लोग तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, और सिर्फ 29% और 13% लोग ही ऐसे हैं जो हायर्ड वर्कर्स हैं। तो इसी से हमें समझ में आता है कि अर्बन एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स क्या है, कम है। अर्बन एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कम है, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर हायर्ड वर्कर्स ज्यादा हैं, लोग स्किल्ड वर्क करना पसंद करते हैं ऑफिसेज और फैक्ट्रीज के अंदर। वहीं रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा है, क्योंकि लोग खुद के खेतों में काम करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि गांवों के अंदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बहुत कम है। मैम क्या हमें ये डेटा याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है, आपको एग्जाम में ये डेटा लिखकर आना है। जितना अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे नंबर तुम्हें मिलेंगे। तो आराम से जी खोल के ये डेटा लिखकर आना है, पाई चार्ट्स बना के आने हैं, डायग्राम्स बना के आने हैं। आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। पहले ध्यान से समझना लेबर सप्लाई होता क्या है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर that the workers are willing to offer corresponding to a particular wage rate। बेटा एक पर्टिकुलर वेज रेट पर, एक पर्टिकुलर तनख्वाह पर एक वर्कर अपना कितना लेबर देना चाहता है उसे बोला जाता है लेबर सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक दिन में 8 आवर्स काम कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक पूरे डे में 8 आवर्स काम कर सकती हूँ, फिर भी मुझे जो वेजेस मिल रही हैं, मुझे जो सैलरी मिल रही है, उसके हिसाब से मैंने बोला कि भाई मैं 6 आवर्स ही काम करूंगी। तो एक पर्टिकुलर वेज रेट पर मैं मेरे कितने आवर्स देने को तैयार हूं, मैं मेरे कितने आवर्स का लेबर देने को तैयार हूं, मैं 6 आवर्स का मेरा एफर्ट 6 आवर्स के 6 लेबर आवर्स में देने को तैयार हूं, उसे बोला जाता है लेबर सप्लाई। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर, एक पर्टिकुलर वर्कर कितना लेबर अपना देना चाहेगा, कितने लेबर आवर्स अपना देना चाहेगा एट पर्टिकुलर वेज रेट, उसे बोला जाता है लेबर सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर विलिंग टू वर्क फॉर 7 आवर्स अ डे एट अ पर्टिकुलर वेज रेट, एक
पर्टिकुलर वेज रेट पर एक वर्कर बोलता है कि भाई मैं तो 7 आवर्स काम करूंगा, तो ये 7 आवर्स क्या है, उसकी लेबर सप्लाई। आई बात समझ में कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पर एक वर्कर अपने कितने लेबर आवर्स देना चाहता है, कितने आवर्स काम करना चाहता है, उसे बोला जाता है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इवन व्हेन द वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल बेटा, लेबर सप्लाई को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, चाहे हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स कांस्टेंट रहे। भाई हमारे पास में 100 वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स हैं, और ये 100 वर्कर्स पर डे 8 आवर्स काम करते हैं, ये 100 वर्कर्स पर डे 8 आवर्स काम करते हैं। हमने सोचा भाई हमें हमारी लेबर सप्लाई इंक्रीज करनी है, तो बेटा मेरे नंबर ऑफ लेबर्स को तो मैं कांस्टेंट रखूंगी, नंबर ऑफ लेबर्स को मैं कांस्टेंट रखूंगी। मैं मेरे लेबर को बोलूंगी कि भाई आप 8 आवर्स की बजाय 9 आवर्स काम करने लग जाओ। कितने आवर्स काम करने लग जाओ, 9 आवर्स काम करने लग जाओ, तो मेरी लेबर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, फिर चाहे मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो लेबर सप्लाई को हम इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं। कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, पर आवर को इंक्रीज कर दो, पर लेबर के आवर्स को इंक्रीज कर दो। 8 घंटे काम करता था भाई, ज्यादा घंटे काम कर ले। 8 घंटे काम करता है, डिक्रीज करना है, कम आवर्स काम कर लो। इवन व्हेन द वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स, क्योंकि हम लेबर सप्लाई को मैन आवर्स में मेजर करते हैं, आवर्स में मेजर करते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्कर अपने कितने आवर्स देना चाहता है एट पर्टिकुलर वेज रेट। वहीं लेबर फोर्स क्या है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। बेटा लेबर फोर्स का मतलब है कितने वर्कर्स एक्चुअली काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, कितने वर्कर्स एक्चुअली काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स विलिंग टू वर्क, कितने वर्कर्स विलिंग टू वर्क हैं, कितने वर्कर्स काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, कितने वर्कर्स एक्चुअली काम कर रहे हैं, प्लस कितने वर्कर्स विलिंग टू वर्क है बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ये हमारी लेबर फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्चुअली 100 लोग काम कर रहे हैं, प्लस 40 लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क है बट इन्हें काम नहीं मिल रहा, तो लेबर फोर्स कितनी हो गई मेरी, 140। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं है। Labor force increases or decreases only when number of persons actually working or willing to work increases or decreases। बेटा अगर लेबर फोर्स को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स विलिंग टू वर्क जो है उन्हें सही में इंक्रीज या डिक्रीज कराना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे को आवर्स से कोई मतलब नहीं है कि भाई आवर्स बढ़ाए तो लेबर फोर्स इंक्रीज हो गई, आवर्स डिक्रीज करे तो लेबर फोर्स डिक्रीज हो गई। यहाँ पर एक्चुअली आपको नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कराना पड़ेगा। तो लेबर फोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, एक्चुअली कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स विलिंग टू वर्क, कितने लोग काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। दोनों को ऐड कर दो, हमें क्या मिल जाएगी, हमारी लेबर फोर्स, जो कि कितनी आ गई, फॉर एग्जांपल 140। अब बात आती है बेटा वर्क फोर्स क्या है। वर्क फोर्स क्या है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग। वर्क फोर्स का मतलब है नंबर ऑफ पर्संस जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, and does not include those who are willing to work। इसमें वो लोग नहीं आते जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। क्या समझे, देखो लेबर फोर्स में तो वो लोग भी आ रहे थे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं और वो लोग भी आ रहे थे जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। बट वर्क फोर्स में सिर्फ वो लोग आते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स ओनली दोज पर्संस हु आर एक्चुअली वर्किंग। इसमें सिर्फ वो लोग आएंगे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, इसमें वो लोग नहीं आते जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 140 था, तो यहाँ पर हम लोग वर्क फोर्स के अंदर सिर्फ इन 100 को काउंट करेंगे, इन 40 को हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। इट विल इंक्लूड ओनली दोज वर्कर्स who are actually working। इसके अंदर ये 40 जो willing to work हैं ये नहीं आएंगे। वर्कफोर्स कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, लेबर फोर्स में से नंबर ऑफ पर्सन्स विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग को माइनस कर दो। लेबर फोर्स कितनी थी हमारी, यहाँ पर 140 थी। इस 140 के अंदर से अगर हम लोग उन पर्सन्स को माइनस कर दे जो विलिंग टू वर्क है बट उन्हें काम नहीं मिल रहा, ये 40 जो काम करना चाहते हैं बट इन्हें काम नहीं मिल रहा, तो हमारे पास में क्या आएगा, 140 माइनस 40 100। ये 100 क्या है, वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे
हैं, हु आर एक्चुअली वर्किंग, और एक्चुअली वर्किंग वालों को ही क्या बोला जाता है, वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स कैसे निकालते हैं, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स में दोनों आते हैं, एक्चुअली वर्किंग भी और विलिंग टू वर्क भी। तो इन लेबर फोर्स में से उन्हें माइनस कर दो जो विलिंग टू वर्क है, जिन्हें काम नहीं मिल रहा, तो सिर्फ वो बचेंगे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ वर्क फोर्स का मतलब क्या है, वर्कर्स, वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग। इसमें सिर्फ वो लोग आते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं करते जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। अगर हमें नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड निकालने हैं कि भाई कितने अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, तो ये जो लेबर फोर्स थी, इस लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दो। लेबर फोर्स कितनी आई थी, 140, इस 140 में से वर्क फोर्स माइनस कर दो। वर्क फोर्स मतलब वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे थे, 100, इस 100 को माइनस करा तो हमें क्या मिला, 40। ये 40 वो लोग हैं जो विलिंग टू वर्क हैं। विलिंग टू वर्क मतलब काम करना चाहते हैं बट नॉट गेटिंग वर्क, बट नॉट गेटिंग वर्क, और इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड आए, कितने आए, 40, अपॉन टोटल लेबर फोर्स कितनी थी, 140, इनटू 100 कर दिया तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और लास्ट है पार्टिसिपेशन रेट, कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। जितनी भी हमारी वर्क फोर्स है यानी कि जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, अपॉन हमारी टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, तो हमें पता चल जाएगी हमारी पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो बस ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए और आपको इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब है बच्चे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2017-18 डेटा। बेटा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है कि हमारी कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से कितने लोग वर्कर्स हैं, यानी कि हमारी कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और कंट्री के जीडीपी के अंदर उनका किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन है, यानी कि कितने परसेंट लोग एक्चुअली काम करते हैं। तो बेटा अगर मैं मैन की बात करूं, रूरल एरियाज के अंदर, गांव के अंदर मेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है 51.7%। याद रहेगा, रूरल एरियाज के अंदर मेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 51.7%। वहीं अर्बन एरियाज के अंदर मेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है, कितना है, 53%। मेरे साथ साथ में याद कर लो, रूरल एरियाज के अंदर मेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 51.7%। वहीं अर्बन एरियाज के अंदर मेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज 53%। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें, विमेन की बात करें, तो रूरल एरियाज के अंदर फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है 17.5% और अर्बन एरियाज के अंदर कंपैरेटिवली फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो थोड़ा सा कम है, दैट इज 14.2%। याद कर दो साथ साथ में, रूरल एरियाज के अंदर मेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 51.7%। वहीं अर्बन एरियाज के अंदर मेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज 53%। वहीं रूरल एरियाज के अंदर फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन एरियाज की फीमेल्स के वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से ज्यादा है, दैट इज 17.5%। अब आप लोग ये सोचोगे कि रूरल एरियाज के अंदर औरतें क्या ज्यादा काम करती हैं, रूरल एरियाज के अंदर फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। देखो बेटा, रूरल एरियाज के अंदर आज भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, और ये पॉवर्टी लोगों को कंपेल करती है कि एजुकेशन छोड़ो, एजुकेशन छोड़ के कोई ना कोई काम करो, थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, एजुकेशन छोड़ के खेती बाड़ी करो, यानी कि फार्मिंग करो, माइनिंग करो, फॉरेस्ट्री करो, फिशिंग करो, कैसे भी कैसे करके अपने फैमिली का पेट भरो। तो रूरल एरियाज के अंदर पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि वहां पे लोगों को एजुकेशन छोड़ के किसी ना किसी तरह का कोई काम करना पड़ता है, खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है, चाहे खेतों में काम करके करे, चाहे फिशिंग करे, चाहे माइनिंग करे, कैसी भी एक्टिविटी करें। यही रीजन है कि रूरल एरियाज के अंदर फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, वहां पर फीमेल्स को काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। हालांकि काम कर कर भी उनका जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपैरेटिवली कम ही है, क्योंकि वो कोई बहुत ज्यादा अर्न करने वाली जॉब नहीं कर रही, कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड जॉब नहीं कर रही है, बट स्टिल उनकी पॉवर्टी उन्हें कंपेल करती है कि वो काम करें। यही रीजन है कि रूरल एरियाज के अंदर फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन कंपैरेटिव टू अर्बन एरियाज ज्यादा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक,
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? आप सबको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो हमारी कंट्री की जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है, जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो किस तरह से इन तीनों सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितने परसेंट लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स across primary, secondary and tertiary sectors of the economy is called occupational structure। कि हमारी कंट्री की जितनी भी वर्कफोर्स है वो किस तरह से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब इन तीनों सेक्टर्स के बारे में तो आपको पता ही है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर में बेटा फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज आती हैं, खेती बाड़ी से रिलेटेड, फिशिंग आ जाती है, माइनिंग आ जाती है, फॉरेस्ट्री आ जाती है। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जिनसे कुल मिला के हमें रॉ मटेरियल मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बच्चे वो एक्टिविटीज आती हैं जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, पावर जनरेशन, इस तरह की एक्टिविटीज। वहीं टर्शरी सेक्टर को बच्चे हम लोग प्यार से सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ये सेक्टर बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर एक्टिविटीज आ जाती हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, टीचर्स की फैसिलिटीज, लॉयर्स की फैसिलिटीज, सीए की फैसिलिटी, डॉक्टर्स की फैसिलिटीज। तो इस तरह का सर्विस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। तो किस तरह से हमारी पॉपुलेशन इन तीनों सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, इस पूरे को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब बेटा डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले एरिया के बेसिस पे, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज। तो बच्चे रूरल एरियाज के अंदर 59.8% पॉपुलेशन हमारी जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रही है, यानी कि 59.8% पॉपुलेशन ऐसी है जो फार्मिंग करके, फिशिंग करके, फॉरेस्ट्री करके अपनी फैमिली का पेट भरती है। वहीं रूरल एरियाज के अंदर सेकेंडरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग इंगेज्ड हैं? 20.4%। और टर्शरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग इंगेज्ड हैं? 19.8%। तो यहाँ पर आप ग्राफ को देखकर ये चीज तो समझ ही गए, इस टेबल को देख के, कि रूरल एरियाज के अंदर ज्यादातर लोग कौन से सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर 59.8% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है रूरल एरियाज के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, यानी कि बेसिकली वो लोग खेती बाड़ी करके अपनी फैमिली का पेट भर रहे हैं। वहीं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो बेटा यहाँ पर तो इतने ज्यादा फार्म्स होते नहीं है, तो यहाँ पर 6.6% पॉपुलेशन ऐसी है जो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, 34.3% पॉपुलेशन ऐसी है जो सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है और 59.1% पॉपुलेशन ऐसी है जो टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। तो अर्बन एरियाज के देखकर आप लोग ये समझ गए होंगे कि अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादातर लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? टर्शरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो बस इस टेबल को देखकर देखो, डाटा तो आपको याद रखना है, डाटा तो आपको एग्जाम में लिख कर आना है, इसके नंबर होते हैं। अब इससे कंक्लूजन क्या मिला हमें कि रूरल एरियाज में तो हमारी 59.8% मतलब मोस्टली लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। वहीं अर्बन एरियाज के अंदर 59.1% पॉपुलेशन यानी कि मोस्टली लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? टर्शरी सेक्टर के अंदर। वहीं अगर हम जेंडर के बेसिस पर देखें तो बेटा प्राइमरी सेक्टर में 40% मैन काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में 26.5% मैन काम करते हैं और टर्शरी सेक्टर में 32.8% मैन काम करते हैं। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 57.1% फीमेल्स प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड हैं, 17.7% फीमेल सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज्ड है और 25.2% फीमेल्स टर्शरी सेक्टर में एंगेज्ड है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन हमें मिलता है कि ज्यादातर फीमेल्स 57.1% जो फीमेल्स हैं हमारी वो कौन से सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं? बेटा प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास में रूरल एरियाज का डेटा आ गया। रूरल एरियाज के अंदर ज्यादातर जो फीमेल्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करती हैं, अपने खेतों में काम करती है, दूसरों के खेतों में काम करती हैं। इसीलिए कुल मिला के जब हम ऑन एन एवरेज देख रहे हैं तो फीमेल्स 57.1% फीमेल्स प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करती हैं। जब हम टोटल की बात करें तो बेटा हमारे यहाँ की 44.6% पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में काम कर रही है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रही है। तो नंबर 1 पर कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। 31% पॉपुलेशन हमारी टर्शरी सेक्टर के अंदर काम कर रही है, तो नंबर 2 पर आ गया टर्शरी सेक्टर।
और लास्ट में सबसे कम 24.4% पॉपुलेशन हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम कर रही है। तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चे इस टेबल से कि रूरल एरियाज के अंदर तो ज्यादातर लोग कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पर। अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादातर लोग कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है, टर्शरी सेक्टर पर। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, दैट इज 57.1% फीमेल्स प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही हैं। और ओवरऑल देखें तो हमारे यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है मोस्टली लोग 44.6% लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड हैं, सेकंड नंबर पर लोग हैं टर्शरी सेक्टर में इंगेज्ड, और लास्ट में आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज। Large section of our workforce is dependent on primary sector to make living। इस टेबल को देख के हमें समझ में आ रहा है कि हमारी वर्कफोर्स के ज्यादातर सेक्शन, हमारी वर्कफोर्स के ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं अपना जीवन चलाने के लिए। Secondary sector and tertiary sector have failed to generate ample job opportunity. This points to backwardness of Indian economy. Secondary sector और tertiary sector कहीं ना कहीं इतनी job opportunities generate नहीं करवा पाए और इसी से पता चलता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कितनी ज्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेंट है। People living in urban areas are engaged largely in secondary and tertiary sector। बिल्कुल अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वो तो ज्यादातर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, वहीं जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो बेसिकली कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है अपना जीवन चलाने के लिए। टर्शरी सेक्टर इज टेकिंग अ लीड ओवर सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो टर्शरी सेक्टर कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर से आगे है। देखो टर्शरी सेक्टर के अंदर 31% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, वहीं सेकेंडरी सेक्टर में कितनी परसेंट पॉपुलेशन आ रही है, 24.4%। तो कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर ने सेकेंडरी सेक्टर को पीछे छोड़ दिया, वो इससे आगे है। ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर रही हैं एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। A large percent of female workers is engaged in primary sector। ये तो बेटा हमें देख के समझ में आ रहा है कि 57.1% फीमेल्स जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही हैं। लार्ज परसेंट हमारी फीमेल्स की जो परसेंटेज है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही हैं बिकॉज प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन आर कन्फाइंड टू रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर ज्यादातर फीमेल्स प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रही हैं, वो अपने खेतों में या फिर दूसरों के खेतों में जाके काम करती हैं। मोबिलिटी ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज इज एक्सट्रीमली लो। बेटा आज भी रूरल एरियाज के अंदर फीमेल्स को काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं भेजा जाता, लोग उन्हें जाने नहीं देते, फैमिली उन्हें जाने नहीं देती, फैमिली उन्हें बोलती है कि भाई आसपास ही काम कर लो, खुद के खेतों में काम कर लो, नहीं तो आसपास नेबरहुड आसपास वाले लोगों के खेतों में काम कर लो, दूर हम आपको काम करने के लिए जाने नहीं देंगे। दे प्रेफर टू डू जॉब्स क्लोज टू देयर फैमिली। वो अपनी फैमिली के क्लोज ही काम करना पसंद करती हैं। इसीलिए बेसिकली देखा जाए तो हमारी कंट्री की जो फीमेल्स हैं वो ज्यादातर कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के अंदर रूरल एरियाज के अंदर औरतें ज्यादा काम करती हैं। और आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा जॉबलेस ग्रोथ। देखो अगर कंट्री को ग्रो करना है, ग्रोथ कब होती है, ग्रोथ कब होती है, जब कंट्री के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हो, यानी कि कंट्री का जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो। प्रोडक्शन दो तरीके से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है बेटा ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को यूज करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा और कंट्री की ग्रोथ होगी। या फिर सेकेंड तरीका है बेटा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके, एडवांस्ड एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, जीडीपी इंक्रीज कर सकते हैं, तो उससे ग्रोथ हो जाए। जॉबलेस ग्रोथ क्या है, जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी राइजेस। कंट्री के अंदर जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कंट्री के अंदर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विदाउट एनी राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट वो आउटपुट क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू यूज ऑफ एडवांस्ड एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। मैन पावर को इंक्रीज नहीं करा जा रहा, एम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। बस एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करके कंट्री के अंदर अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और कंट्री ग्रो कर रही है, तो बेटा डेफिनेटली ग्रोथ तो हो रही है। बट यहाँ पर हमारी ग्रोथ क्यों हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं। तो यहाँ पर लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, इसलिए इस तरह की ग्रोथ को बोला जाता है जॉब लेस ग्रोथ।
एक ऐसी सिचुएशन जब कंट्री के अंदर आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, बट क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी की यूज की वजह से, एडवांस टेक्नोलॉजी की यूज की वजह से, विदाउट एनी राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा। इस तरह की ग्रोथ को हम लोग कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। वी आर रिलाइंग मोर इन टेक्नोलॉजी, हम आज की डेट में ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉयमेंट पर हम लोग कम डिपेंडेंट है। आर ग्रोथ प्रोसेस इज हाईजेक्ट बाय एमएनसीज, हमारी ग्रोथ के प्रोसेस को एमएनसीज ने हाईजेक्ट कर दिया है। दीज कंपनीज अचीव हाई ग्रोथ रेट, ये कंपनीज अच्छी खासी ग्रोथ रेट अचीव कर रही हैं, अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रही हैं, अच्छा खासा जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है, ये अच्छी खासी ग्रोथ रेट अचीव कर रही हैं। कैसे? एडवांस्ड और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करके, रादर दैन थ्रू ग्रेटर यूज ऑफ मैन पावर, ये मैन पावर का यूज तो कम करती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो कम दे रही हैं, बल्कि एडवांस्ड और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करके ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं। तो हमारी कंट्री की ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ इज मूविंग फास्टर, ग्रोथ तो ज्यादा हो रही है, ग्रोथ इज मूविंग फास्टर देन अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट लोगों को इतनी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, इतना ज्यादा रोजगार नहीं है, इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसीलिए इस ग्रोथ को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ जो बिना जॉब के हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ। कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है ड्यू टू यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, नॉट विद द राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसका बचा कुचा जो भी रहता है हमारा कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।